हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो इधर क्या है भाई, इस चीज़ को अगर इस टॉपिक को अगर आप लोगों को पढ़ना है देन आप लोगों को दो तीन टॉपिक की नीड है। एक है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। देन आप लोगों को पता होना चाहिए भाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये वाली चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन आप लोगों को टॉपिक पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जैसे 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, अगर जिसको ये चीज़ें नहीं पता हैं देन उनको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। तो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अभी तक जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे जो स्टूडेंट्स ऊपर से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उनको कोई मतलब नहीं रह जाता कि भाई उनको समझ आ रही है नहीं यार। उनको बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो है बिटवीन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कम होगी और इनकी क्या होगी, एस इधर होगा ना, डी इधर होता है, पी इधर होता है, तो बिटवीन द एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स एस की कम होगी, पी की ज़्यादा होगी और डी की क्या होगी, उनके बीच में होगी, बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये वाली चीज़ होगी एक पॉइंट। देन आप लोगों को एक चीज़ याद करनी है कि भाई अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है। अक्रॉस द पीरियड जाने पे आपको पता है कि भाई अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज़ क्या होगा, कम होगा, है ना। साइज़ कम होगा, एक्सेप्शंस को भूल जाइए भाई, ठीक है ना। सिर्फ मैं बता रहा हूँ अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना मुश्किल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, एनर्जी हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो ये वाली चीज़, ठीक है ना। अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होगा भाई, साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, ये वाली चीज़। और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो जाएगा भाई, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है भाई, डाउन द ग्रुप जाओगे तो 5D एलिमेंट्स की क्या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, होनी क्या चाहिए थी, डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट इधर के ऊपर होता है 3D, नीचे होता है 4D और उसके नीचे होता है 5D। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, 5D एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। वाई, रीज़न क्या है भाई इसका रीज़न है भाई आपको पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भाई ये कारण है। और एक और चीज़ याद कर लीजिए, क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो, हैज़ लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जिंक की क्या है भाई, ज़्यादा है, जिंक की क्या है भाई, क्रोमियम की क्या है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और जिंक की क्या है भाई, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बस इतनी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। जिंक की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों, बिकॉज ऑफ द फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बिकॉज उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या फुल फिल्ड है, तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। दैट्स वाई जिंक हैज़ द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्रोमियम की क्या है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों, बिकॉज देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D5 और 4s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s1 लूज़ करवाना पड़ेगा, 3D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाफ फील्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल है, तो दैट्स वाई इट हैज़ एक इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से लूज़ कर लेगा। तो ये वाले 5 पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिए जो कि ऊपर से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स ऊपर से पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें याद करनी है भाई, उनको याद करना है अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है भाई। पहले तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, फर्स्ट पॉइंट,
आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बिटवीन द एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है भाई, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पे 5d एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ द f ऑर्बिटल्स। देन मैंने क्या बोला, क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। क्यों, बिकॉज अगर एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 और 3d5, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज़ करवा दिया तो भाई 3d5 बच गया ना, तो क्या हो गया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से लूज़ करवा देता है। देखिए इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10, तो देखिए ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी फुल है, 4s भी फुल है, 3d भी फुल है, तो ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इससे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई जिंक हैज़ द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो स्टूडेंट्स ऊपर से पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो क्या कर ले, बंद कर दे, बट जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, ओके, तो वो कंटिन्यू करें। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन अभी मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हम बात करते हैं भाई। एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, वर्ड में क्या लिखा है, आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाना। 3d एलिमेंट जैसे होता है आयरन हो गया, आयरन से क्या बना देना, आयरन का आयन बना देना। आयन का क्या मतलब होता है, चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या हो गया, आयन बन गया, है ना। तो ये आयन बनाने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी ना, उस चीज़ को आप लोग बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसने एनर्जी क्या करी होगी, एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है ना। तो आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी क्या होती है भाई, रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जो लास्ट शेल होता है ना, शेल में क्या पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। आउटर मोस्ट शेल से क्या इलेक्ट्रॉन को क्या करना, लूज करवा देना, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए होती है भाई, आपको एनर्जी चाहिए होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron, to remove the electron from the outermost shell, to remove the electron from outermost shell, okay। तो ये वाली चीज़ हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो समझ आ गई, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, और इलेक्ट्रॉन जो लूज करती है चीज़, वो क्या चीज़ होती है भाई, वो चीज़ मैंने आपको बताई है, वो क्या होती है, मेटल। ये वाली चीज़ तो आपको पता है। देन देखिए उसके बाद क्या चीज़ हो गई, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में जो एनर्जी लगती है, एक इलेक्ट्रॉन अगर आपको लूज करवाना हो, और एक और चीज़ इसकी डेफिनेशन में लिखी होगी, टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस एटम। जैसे एटम क्या होता है, जैसे आयरन क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा ना, देन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब पहले उसको पिघलाना पड़ेगा, पिघला के पहले उसको क्या, पिघला के फिर उसको बॉयल करना पड़ेगा। बॉयल जब हो गया, जब वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा भाई, सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसको गैशियस स्टेट में लाना पड़ेगा, गैशियस स्टेट, टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस एटम, गैशियस एटम से आपने इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है इन ग्राउंड स्टेट, और एक उन्होंने लिखा होगा इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एक होती है एक्साइटेड स्टेट, जैसे ये चीज़ को मैं मिटाता हूँ, जैसे ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसके बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आउटर मोस्ट शेल, समझो ये है आउटर मोस्ट शेल, ये है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, इसको जब आप आयनिक फॉर्म में होता है ना, सॉरी आयनिक नहीं, एटॉमिक फॉर्म में, जैसे आयरन, ये हो गया आयरन, ये वाली फॉर्म है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, समझो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल में। तो क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए तो ये क्या होता है, इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। एक और शेल होता है बाहर की तरफ, ठीक है ना, एक्साइटेड हो गया वो, जब उसको एनर्जी मिली तो वो बाहर की तरफ चला गया, इस शेल में जा गया। तो इस शेल में नहीं होना चाहिए, आपका कहाँ पे होना चाहिए भाई, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होना चाहिए भाई, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो पूरी डेफिनेशन क्या हुई आयोनाइजेशन एनर्जी की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द
टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में होगा देन भाई देखिए आपको पता है उसके ऊपर चार्ज बन जाएगा भाई, ठीक है ना, चार्ज बन सकता है, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, आपका क्या कहाँ पे होना चाहिए भाई, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल दोगी बोहर मॉडल में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में आपको दिखाया होगा कि मतलब आपको जब एनर्जी देता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक वो रहता नहीं है, वो वापस आ जाता है। तो आपका वही चीज़ है इधर। ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, जो उसका ग्राउंड स्टेट जो उसकी अब जहाँ पे जो उसकी क्लास थी जो वही उसकी क्लास है, ठीक है ना। जैसे ये वाली इसकी क्लास थी ना, ये वाला शायद इसकी क्लास थी, ठीक है ना। तो इधर ही है वो, ऐसे नहीं ये समझो बाहर वाली क्या है, ये 6th क्लास है, इधर क्या गया उसको समझ नहीं आई कुछ भी। एग्जांपल दे रहा हूँ, जो उसको अगली क्लास में चला गया तो उधर उसको समझ नहीं आ रही तो वो वापस आ जाएगा ना अपने घर पे, तो वो होती है उसकी ग्राउंड स्टेट। ओके, एक्साइटेड स्टेट में होता है जहाँ पे वो स्टेबल नहीं रह पाया। तो यह कहाँ पे चाहिए भाई, एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में चाहिए, ठीक है ना। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की ये डेफिनेशन है। देन देखिए उसके बाद चीज़ समझिए। देन देखिए अगर आपको एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना हो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना हो, देन उसको आप लोग बोलते हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना हो तो उसको बोलते हो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक ही एटम से भाई, ऐसे नहीं अलग अलग एटम से। समझो ये वाला एटम है, समझो आयरन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया तो भाई आपका हो गया आयरन +1 और एक इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है ना। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया ना। देन देखिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ये वाली जो चीज़ बनी हुई है ना, इधर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाना तो क्या बन जाएगा Fe+2 और एक इलेक्ट्रॉन बन गया। तो एक और इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा, ये क्या इसमें आपको ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इधर से अगर एक और इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दें Fe+3 और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आप थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ये चीज़ थी बेसिक चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो भाई 3D सीरीज़ में क्या है भाई, 3D सीरीज़ में क्या चीज़ है भाई, 3D सीरीज़ में जैसे आपका ये होता है S ब्लॉक है ना, इधर होता है भाई D ब्लॉक है ना, और इधर होता है भाई आपका P ब्लॉक है ना। ये वाली चीज़ होती है ना, ऐसे होता है ना पीरियोडिक टेबल, ये होता है S ब्लॉक, ये होता है D ब्लॉक और ये होता है P ब्लॉक है ना। तो भाई S ब्लॉक देखिए आपको पता है अक्रॉस द पीरियड जब आप लोग जाते हो, पहले देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड जब आप लोग जाते हो तो कि भाई क्या हो जाएगा, अक्रॉस द पीरियड जाने पे आपको पता है भाई क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जब आप लोग जाओगे देन क्या होगा भाई, आपका क्या हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया देन क्या हो गया भाई, न्यूक्लियर चार्ज अगर आप लोगों का बढ़ जाए देन क्या हो जाता है, आपका साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, साइज़ कम हो जाता है ना, ये वाली चीज़। और जो जिसका साइज़ कम हो उधर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों भाई, अभी एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए ये वाली चीज़ है, पहले ये था एटम, ठीक है ना, इतना बड़ा था, ठीक है ना, इतना बड़ा एटम था। फिर देखिए एटम क्या हो गया, छोटा हो गया और छोटा हो गया। देखिए छोटा हो रहा है, ये बड़ा था थोड़ा बहुत, इसके कंपैरेटिवली बड़ा साइज मतलब अभी देखिए ये बड़ा है। देखिए इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है इस इधर इतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है ना, ये आसानी से क्या हो सकता है लूज हो सकता है। देखिए अभी ये न्यूक्लियस के पास आ चुका है ना, ये वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस ये इसको अपनी तरफ ठीक ठाक खींचेगा। तो देखिए अभी देखिए और न्यूक्लियस के कितने पास हो गए, न्यूक्लियस के पास हो गए तो इधर न्यूक्लियस की फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इधर भी देखिए, इधर देखिए बिल्कुल पास हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही है अक्रॉस द पीरियड जाने पर आपका साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब वही बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन देखिए कितनी तगड़ी है, इधर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ क्या है, बहुत तगड़ी है ना। देन क्या हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज़।
देन देखिए हो क्या रही है कहानी, देखिए अभी ये वाला है, ठीक है ना, अक्रॉस द पीरियड मतलब इस साइड जा रहे हो, जब आप लोग इस साइड जा रहे हो, एस से गए डी और डी से गए पी, तो साइज़ क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, है ना, साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, ये बात तो समझ आती है, साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई देखिए एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या कि इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए क्या लगी, बहुत कम एनर्जी लगी, बिकॉज न्यूक्लियस के वो कहाँ पे भाई, न्यूक्लियस इधर था और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, दूर है, तो न्यूक्लियस का इतना चार्ज नहीं पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकते हैं। तो डी में क्या, डी में थोड़ा दूर होंगे, और इधर थोड़ा दूर होंगे, इधर बहुत दूर थे, इधर थोड़ा दूर थे, इधर बिल्कुल पास है, ठीक है ना, इधर बिल्कुल पास है, तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी, ठीक ठाक होगी, सॉरी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इधर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, थोड़ी कम होगी, बीच में होगी ना। तो वही मैंने चीज़ बोली थी आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसके बीच में है, बिटवीन द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, ऑफ किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल बात कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या है, बिटवीन एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक, ये वाली बात समझ आती है। देखिए ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है ना, वो किसके बीच में, एस और पी ब्लॉक के बीच में है, ठीक है ना ही एस मतलब एस के लिए बहुत कम है, फिर क्या होगी, थोड़ी बहुत बढ़ गई, और इधर पी ब्लॉक के लिए क्या, बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके, ये वाली बात समझ आती है आपको, ठीक है ना। तो अभी देखिए जैसे ट्रांजिशन सीरीज है, जैसे अभी 3D सीरीज़ की बात करते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना, ये वाली 3D सीरीज़ की बात हो गई ना। 3D सीरीज़ में क्या होता है भाई, 3D सीरीज़ में क्या होता है, आपको एक बात पता है, एक बात क्या पता है भाई आपको, वही चीज़ आप अप्लाई करो इधर, कि आप जैसे जैसे इधर क्या जा रहे हो, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है भाई, साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, है ना। ये वाली बात तो समझ आती है, तो बस यही तो कहानी है भाई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ओके, ये वाली चीज़ समझ आ गई। बिकॉज रीज़न क्या आ गया कि आपका अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या हो जाता है, साइज़ कम हो जाता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी देखिए न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या बहुत तगड़े तरीके से खींच रहा है। तो भाई आप एनर्जी देके क्या चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना कितना मुश्किल हो जाएगा ना। तो वही कहानी है भाई इधर, ठीक है ना। ये वाले रीज़न भी आप लोगों को समझ आ गया। तो मैंने फर्स्टली चीज़ क्या बोली, अगर आप 3D सीरीज़ में जाओगे, अगर 3D 4D 5D कहीं पे भी जाओगे अक्रॉस द पीरियड, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्यों, बिकॉज ऐसे जनरली बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज आपका साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाला क्या अंदर की तरफ आ गया, तो उसको लूज़ करवाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो भाई दैट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ज़्यादा, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन ये वाली बात अगर आप लोगों को समझ आ गई, देन एक और चीज़, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इस चीज़ को नोट कर लेना। देखिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी ये पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये इधर से सवाल बड़ी बार मैंने तो कभी देखा नहीं है, ठीक है ना। जेके बॉस ने कभी पूछा हुआ है, और जैसे बाकी एग्जाम्स में भी कम आता है, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, बिकॉज इधर इरेगुलरिटीज़ बड़ी हैं, मतलब एक्सेप्शंस बड़ी हैं। तो भाई वही मैं आपको इरेगुलरिटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं या फिर इरेगुलरिटीज़ हैं। जैसे आपका होना क्या चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए थी, बट इधर क्या है बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस और इरेगुलरिटीज़ हैं। इरेगुलरिटीज़ का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ओके, इरेगुलरिटीज़ का रीज़न बताता हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई मैं आपको करवा रहा हूँ। इरेगुलरिटीज़ का रीज़न क्या है भाई, रीज़न देखिए, रीज़न क्या समझ, मतलब इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ क्यों है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ देखी जाती हैं। उसका रीज़न क्या है भाई, उसका रीज़न सिंपल है कि जैसे ही आप क्या करोगे, आपका जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इधर क्या कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है ना, 3D 1 से लेकर 9 तक है ना, तो मैं 3D n लिख रहा हूँ, है ना, 1 से लेकर 10 तक है ना, 1 to 10 है ना, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 to 10 है ना, ये वाली ऐसे मैं लिख रहा हूँ, जनरली लिख रहा हूँ। और इधर क्या 4s2 है ना, ये वाली चीज़ कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आपको इधर से एक जब आपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दिया, ठीक है ना, तो इधर क्या बची 3D n
और इधर 4s1 है ना, ये वाली चीज़ 3d ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 ऑर्बिटल डाल दिए, तो इधर n की वैल्यू कुछ हो सकती है 4s, एक डाल दिया है ना। तो कोई भी मेटल होगा उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, जब इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया, तो भाई इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी ना, है ना, उसको आप क्या बोलते हो भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको आप लोग क्या बोलते हो भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए इधर क्या थे, 4s2 था ना, 4s2 था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, आउटरमोस्ट शेल से लूज हो ना, आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, 4 वाला है, ठीक है ना, 4 है, फोर्थ है ना, फोर्थ, तो फोर्थ शेल के 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया, तो बच गया क्या, एक बच गया। तो इधर भी होंगे ना कुछ, है ना, समझ लीजिए कोई 3 होंगे, 4 होंगे, जितने मर्जी समझ लीजिए, ठीक है ना, 4 होंगे, 4 समझ लीजिए। तो ये वाली एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने को आप लोग क्या बोलते हो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी लग गई है ना, कुछ एनर्जी लगी होगी ना, तो यही वाली चीज़ है। तो इधर से क्या होता है, जैसे ही ये आयोनाइजेशन हो गई, तो इसके साथ ही क्या होती है भाई, देखिए अभी अभी रीज़न इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए जो ये क्या था भाई, ये था आपका 3d ऑर्बिटल, और ये क्या था आपका 4s ऑर्बिटल। तो इनकी एनर्जी क्या होती है भाई, इनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। 3d और 4s की क्या हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये जो s वाला इलेक्ट्रॉन है ना, s वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, रीऑर्गेनाइज, मतलब अपने आप को दोबारा से इधर मतलब रीऑर्गेनाइज करता है, मतलब इधर से ये इधर जाएगा, ठीक है ना, 4s से 3d की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आयोनाइजेशन के साथ साथ क्या होती है, इसकी रीऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पहले ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कोई मतलब कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी है मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसकी ये वाली कंपनी थी 4s, तो अभी क्या हो गया, इसने रीऑर्गेनाइज मतलब दोबारा से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, दूसरी कंपनी में चला गया। कौन सी कंपनी में चला गया, 3d में चला गया। तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया, 3 इधर चला गया, 4s में चला गया, है ना। तो इधर कुछ भी नहीं रहा, ये खाली हो गया, है ना, ये खाली हो गया ना। तो रीऑर्गेनाइज करने, इसको अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए भी क्या कुछ एनर्जी लगी होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ही इसकी आयोनाइजेशन हुई ना, तो मैंने क्या बोला, 3d और 4s की एनर्जी क्या है भाई, आपकी अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो ये क्या हो सकता है, जैसे ही आयोनाइजेशन हो गई ना, तो जो 4s में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था वो फटाफट अपने आप को क्या कर देता है, रीऑर्गेनाइज कर देता है, रीऑर्गेनाइज कर देता है इनटू द 3d ऑर्बिटल, इनटू द 3d ऑर्बिटल, ठीक है ना। 3d ऑर्बिटल में अपने आप को क्या कर देता है, रीऑर्गेनाइज कर देता है। रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या लगती है भाई, एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको क्या होती है, एनर्जी लगती है, ठीक है ना। तो भाई देखिए, एक आयोनाइजेशन के लिए भी एनर्जी लगी थी और एक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एनर्जी लगी, ठीक है ना, दो एनर्जी लगी। तो अभी देखिए एनर्जी में चेंज आ गया ना, देखिए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एनर्जी लगी और आयोनाइजेशन के लिए भी एनर्जी लगी, ठीक है ना। जैसे ही ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उधर से क्या हो जाता है भाई, उधर से आपकी आ जाती है एक एक्सचेंज एनर्जी। जैसे ही आपका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, उधर से एक एनर्जी निकल जाती है, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, निकल जाती है। देखिए यही कहानी है, मैंने बोला थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, कोई नहीं पूछेगा, बट आप लोगों को जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को चीज़ समझ लेनी है, ठीक है ना। उधर से क्या निकल जाती है भाई, एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाती है, निकल जाती है। जैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन हुई ना, जैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन हुई, इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, दोबारा से ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है ना। 4s में था, 3d में चला गया, तो उधर भी लगी होगी ना, पहले सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी लगी थी, बट क्या हो गया, 3d और 4s की एनर्जी के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो ये क्या करा, 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो 3d में चला गया, उसने अपने आप को क्या कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर लिया। जब उसने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया, तो इससे क्या हो गया भाई, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी उसने और लगी होगी, तो एनर्जी में कुछ वैल्यू चेंज, तो इसी कारण से भाई इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। क्यों, बिकॉज भाई कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है, अलग है। जैसे एक में क्या होगा, 3d 3 होगा, 4s 1 होगा, तो इधर 3d 4 हो जाएगा, तो इधर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और एनर्जी लगी होगी, तो इधर 3d 2 होगा अगर, तो इधर 3d 3 हो जाएगा, तो इस इधर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी और लगी होगी, ठीक है ना। जैसे ही एनर्जी लगी ना, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी लगी, तो भाई इधर से एक एनर्जी निकल जाती है। जैसे मैंने अभी ऊपर बोला आपको, वो एक्सचेंज एनर्जी इधर से निकल जाती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है भाई, ये वाली भी चीज़ आपको पता है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है भाई, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, जैसे अभी देखिए ऊपर हुआ क्या है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ गए ना, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है ना। इधर 5 हो गए ना, 1 2 3
4 और 5 है ना। तो इधर क्या करते हैं, ये जो सेम स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेते हैं। ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है ना, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ठीक है ना। पोजीशंस क्या हो सकती हैं, एक्सचेंजेस हो सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं पोजीशंस, ठीक है ना। सेम स्पिन वाले ये वाली इधर जा सकता है, ये वाला इधर आगे जा सकता है, ये वाला इधर, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर और इधर से इधर। तो पोजीशंस क्या हो सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं। तो एक्सचेंजेस क्या हो जाती है, एक्सचेंज एनर्जी भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ जाती हैं तो एक्सचेंज एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस से आपको पता है स्टेबिलिटी आती है। पहले देखिए उधर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई थी, बट जब क्या हुआ, जब एक्सचेंजेस बढ़ गई, जब आप लोगों को क्या हुई, एक्सचेंजेस बढ़ गई। तो मैंने आपको जैसे हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड में मैंने स्टेबिलिटी बताई थी ना, एक्सचेंज एनर्जी का एक रीज़न बताया था ना। तो भाई देखिए इलेक्ट्रॉन अभी एक जगह पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, इधर 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 एक्सचेंज कर रहे हैं ना। तो उसकी वजह से एक एनर्जी निकल जाती है। एनर्जी अगर रिलीज हो जाए तो उसका क्या मतलब है, स्टेबिलिटी आ गई। तो एक्सचेंज एनर्जी से क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी आपकी पोजीशंस क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से क्या हो सकता है, तो जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या होनी है, निकलने लग पड़नी है, ठीक है ना। एक्सचेंज एनर्जी डी में क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर क्या होंगे, जैसे अगर D1 होगा तो S से एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया, D2 हो गया। तो एक्सचेंजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। पहले D3 होगा, डी में कितने होंगे, 3 होंगे, तो एक्सचेंजेस 2 के कंपैरिजन में बढ़ जाएंगे ना। D4 होगा तो और एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे, D5 में बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगी। तो भाई यही तो रीज़न है, तो यही तो रीज़न है भाई, जो मतलब क्या हो जाता है, अभी देखिए समझिएगा, ठीक है ना। जो एक्सचेंज एनर्जी निकल जाती है तो उससे क्या हो जाता है, वही यही देखिए एनर्जी की कहानी, तीन एनर्जियों की कहानी है। मैंने क्या क्या बोला, देखिए फर्स्टली अगर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा आपको यूट्यूब में भी ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उन्होंने भी आपको आगे पीछे मतलब आधे टीचर्स तो करवाते नहीं है इसको, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और ज़्यादा पूछा भी नहीं आता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आयोनाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी लगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। कुछ रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एनर्जी लगेगी, है ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ इरेगुलरिटीज़ क्यों आ रही है। इरेगुलरिटीज़ देखिए पहले तो अगर सिर्फ आयोनाइजेशन की वजह से अगर एनर्जी होती ना, तब भाई कोई सीन नहीं था, तब तो कोई चक्कर नहीं था, तब तो इरेगुलरिटी नहीं होती, आपको सीधा बता देना था हाँ भाई आयोनाइजेशन के लिए इतनी एनर्जी लगी थी। बट भाई रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है ना। रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो उसका भी अलग हिसाब है, ठीक है ना। किसी में कम लग रही है, किसी में ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। और फिर उधर से क्या एक्सचेंज एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना। दी होगी, कुछ एनर्जी निकल रही है। देखिए एनर्जी का कोई लेना देना चलता रह रहा है, ठीक है ना, चलता जा रहा है, ठीक है ना। एनर्जी का कुछ जब रीऑर्गेनाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तब भी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और जब एक्सचेंजेस पोजीशन स्टेबिलिटी के लिए उसने पोजीशन एक्सचेंजेस करी तो उस टाइम एनर्जी निकल गई। तो भाई देखिए कितना सारा एनर्जी का, कुछ सिर्फ एक एनर्जी की कहानी थोड़ी ना, इधर आयोनाइजेशन एनर्जी की, इधर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी भी कुछ एक्स्ट्रा रोल प्ले कर रही है। दैट्स वाई आपकी क्या हो जाती है, इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। मतलब इरेगुलरिटी का आपको कोई भी सिर्फ आप इतना भी लिख दो ना, अगर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड द एक्सचेंज एनर्जी, तब भी भाई इनफ है, कोई आपके नंबर नहीं कटेगा। बट ये पेपर में पूछते ही नहीं, सवाल कभी पूछा ही नहीं, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए अभी क्या हो गया, एक क्रोमियम है। मैंने क्या बोला था, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, इसकी देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इधर क्या है 3d5 और 4s1। डी में कितने हैं, 5 हैं। डी में कितने, 1 2 3 4 5। एस में कितने हैं, 1 है। तो भाई अगर मैं इसको आयोनाइज कर दूं, क्रोमियम +2 बना दूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन को मैं लूज़ करवा दूं, ठीक है ना, तो Cr+ बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। तो इसमें जो एनर्जी लगती है ना, ये क्या होती है, थोड़ी कम होती है, बिकॉज इधर क्या हो जाता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है आपकी। D5 कॉन्फ़िगरेशन आपकी बन जाती है। तो भाई D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और मैंने आपको हाफ फील्ड है, डी में कितने हैं, 5 हैं। तो 5 के यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, तो दैट्स वाई ये क्या है, ये इसमें आपको लो एनर्जी लगती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी लो होती है। क्रोमियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। वाई, बिकॉज
इससे आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। ओके, तो इधर कोई भी एक्सचेंजेस वगैरह नहीं होगी, बिकॉज इधर देखिए, इधर ये वाली चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इधर उधर तो सिर्फ इतनी चीज़ समझ लीजिए, क्रोमियम की आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लो है, इधर बहुत सारी एक्सेप्शन है भाई इधर लैंथेनाइट्स में, ठीक है ना। तो एक समझ लीजिए ये वाली क्रोमियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है भाई। जैसे जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए भाई, जिंक की क्या होती है भाई, हीलियम नियॉन आर्गॉन 4s2 3d10, 3d में कितने हो गए भाई, 10 हो गए, है ना, 10 हो गए ना। इधर क्या हो गया, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1 2 3 6 तो 8 और 2 10, और एस में कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन में लूज़ करवाऊंगा तो इधर एक ही बनेगा, तो भाई ये वाला इधर क्या है, इसको अगर लूज़ करवाना हो, अगर इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेरी हाई हो जाती है, बिकॉज इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 3d10 और 4s1, तो भाई ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। 4s2 3d10 क्या ज़्यादा स्टेबल, और जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है ना, उससे इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये वाली चीज़ देखिए, स्टेबल जो चीज़ है वो क्यों चाहेगी भाई इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना, वो क्यों इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना चाहिए। ये वाली चीज़ तो रिएक्टिविटी में मैंने आपको बताई थी ना, चीज़ रिएक्ट कौन करती है, जिसको स्टेबिलिटी पानी होती है, तो भाई ये चीज़ तो पहले से स्टेबल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों करवाना है, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की कहानी होगी। अगर आपको सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने हो, अगर आपको सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करवाना हो, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करवाना हो, देन क्या कहानी है भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने की मैंने बता दिया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करवाना हो तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो इधर ये क्या, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना हो तो भाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना हो तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो मतलब ये भी क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड क्या होगी, अक्रॉस द पीरियड भाई सिंपल सी, अक्रॉस द पीरियड क्या होगी भाई, बढ़ेगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अक्रॉस द पीरियड क्यों बढ़ेगी भाई, सिंपल सा लॉजिक है। एक तो देखिए, एक तो वही साइज़ क्या होगा, कम हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वही वाली कहानी है, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इधर भी देखिए, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। एक्सेप्शंस देखिए, एक्सेप्शंस इधर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इधर पता क्या सीन है, जैसे क्रोमियम, ये वाला एक्सेप्शन है भाई, क्रोमियम मैंगनीज और वेनेडियम, जैसे है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, ये वाली चीज़ लिख लीजिए। और इधर क्या लिख दीजिए, कॉपर निकल, और इधर क्या, जिंक, है ना। ये क्या, ये किसका है भाई, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है। क्रोमियम की क्या है भाई, ज़्यादा है, इसकी क्या है भाई, ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है भाई, बिकॉज जब मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये क्या एक्सेप्शन है, ठीक है ना। आपकी होनी क्या चाहिए थी, अक्रॉस द पीरियड क्या होनी चाहिए थी भाई, बढ़नी चाहिए थी। बट इधर क्या हो रही है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है, बट मैंगनीज से क्या हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई। इधर भी मैंगनीज की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट मैंगनीज की नहीं, क्रोमियम की ज़्यादा है। तो इसका क्या रीज़न है भाई, इसका रीज़न क्या है, इधर देखिए जिंक की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट कॉपर की ज़्यादा हो गई। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न बेटा सिंपल है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न आप लोगों को समझना है भाई। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 है ना, और 4s1 ये इलेक्ट्रॉन तो लूज हो चुका है, ठीक है ना। अभी इधर क्या होती है 3d10, एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन तो लूज हो चुका है। ये किसकी कहानी है, अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है भाई, सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो 3d10 भाई ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है 3d10, और 3d5 ये क्या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। डी में कितने, डी में फुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, तो हाफ कितने हो जाएंगे 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन फुल हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई इस क्रोमियम इज हैविंग द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, कॉपर इज हैविंग द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये वाली बात तो समझ आप लोगों को आ ही गई होगी। देन देखिए आगे मूव करते हैं। देखिए ये एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की कहानी है भाई, ठीक है ना, ये वाली। देन देखिए आगे मूव करिए, आगे क्या देखिए, आगे देखिए इधर क्या हो गया, जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है,
थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी भाई, ये सेकंड की कहानी हुई थी ना ऊपर, तो सेकंड और थर्ड अक्रॉस द पीरियड दोनों क्या होती हैं, बढ़ती हैं। बट अभी देखिए मैंगनीज, मैंगनीज +2 है ना, और इधर क्या हो जाएगा, इधर एक और लिख लीजिए जिंक +2 है ना, जिंक +2, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज हो चुके हैं, अगर इधर से Mn+3 बनाना हो और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना हो, और Zn+3 बनाना हो और 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करवाना हो, तो भाई इधर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक और लूज करवाना हो ना भाई, ये क्या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, तीसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना, ठीक है ना, 2 तो करवा दिए मैंने, अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना हो मेरे को, तो भाई इधर भी क्या हो जाता है, ये भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये भी क्या होती है, वेरी हाई होती है। जैसे उधर क्या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की उसकी क्रोमियम और कॉपर की क्या थी, ज़्यादा थी, वैसे ही थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ये किसकी है भाई, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या है, मैंगनीज की और जिंक की क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए भाई, इसकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हो जाएगी 3d5 मैंगनीज की, और कॉपर जिंक की क्या हो जाएगी भाई, जिंक की हो जाएगी 3d10, ठीक है ना। ऐसे क्या थी 4s2, ऐसे इसकी इधर क्या 4s2, बट 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करवा लिए हैं, तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की कहानी है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या हो जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा, बिकॉज भाई स्टेबल, ये चीज़ तो स्टेबिलिटी पा चुकी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर ली है, तो भाई इसको और क्या चाहिए, इसको और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ हैविंग द मैंगनीज इज हैविंग द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैंगनीज एंड द जिंक आर वेरी हाई। ओके, ये वाली चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। एक्सेप्शंस देखिए, थर्ड और सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की कहानी मैंने आपको बताई, ठीक है ना। सेकंड में मैंने क्या बताया, सेकंड और थर्ड में मैंने क्या बताया, अक्रॉस द पीरियड दोनों क्या होंगी, बढ़ेंगी भाई। फिर मैंने एक्सेप्शंस बताई, मैंने क्या बताया भाई, क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और कॉपर की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। देन मैंने आपको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बताई किसकी, मैंगनीज की और किसकी, जिंक की, वो भी क्या है भाई, बहुत ज़्यादा है। देन देखिए अभी एक कंपैरिजन कर लीजिए, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, देखिए मैंगनीज की आपको पता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका आप ऐसे लिखते हैं I3 ऑफ मैंगनीज, ठीक है ना, और I3 ऑफ आयरन, ठीक है ना, मैंगनीज और आयरन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसकी क्या होती है 3d5 4s2, और इसकी क्या हो जाएगी, आयरन की क्या हो जाएगी 3d6 और 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए है ना, ये वाली लूज करवा दिए। तो इसकी तो देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है भाई, बहुत ज़्यादा है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन कीजिए, आयरन की क्या होगी, आयरन अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, इधर से क्या बन जाएगी 3d5 बन जाएगी, 3d5 से क्या बन जाएगी 3d5, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल। तो इधर क्या लगेगी भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन की क्या, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द आयरन इज लेस एज कंपैरिजन टू द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैंगनीज, बिकॉज भाई इधर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुकी है। 3d4 अगर बनाना होगा, अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करवाना होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ये वाली बात आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई। देन देखिए अगर ये वाली बात अगर आप लोगों को समझ आती है, देन देखिए एक और बात समझ लीजिए। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है भाई, 5d एलिमेंट्स की है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 5d एलिमेंट्स क्या होती है, हाई होती है कंपैरेटिवली, और वेरी हाई और हायर कंपेयर्ड टू द 3d एंड 4d, कंपेयर्ड टू 3d एंड 4d। वाई, बिकॉज भाई आपको पता है 4d में जब अब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, तो इससे पहले किस में फीलिंग आती है, 4f14 में है ना, 4f14 में भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, f में जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, f में जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है, f में जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, तो भाई f की क्या है भाई, शेप क्या है, डिफ्यूज्ड है। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इसका कम होगा, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे। न्यूक्लियस का चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो साइज़ क्या हो जाएगा भाई, साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइज़ जब कम हो गया, तो भाई आपको पता है साइज़ कम हो गया, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गया, तो उसको अगर लूज़ करवाना हो, तो भाई एनर्जी क्या लगेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी ना। तो अगर एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो यही तो रीज़न है भाई कि 5d की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही तो कारण है। तो बस ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, देन देखिए
इधर जाते हैं एनसीईआरटी में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इधर देखिए टेबल को देखते हैं, एक टेबल था, देखिए इरेगुलरिटी देखना इधर। आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये दिया फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है ना। ये देखिए कितनी ज़्यादा है भाई, देखिए 233, 1200 से कहाँ 2400 तक पहुंच गई, 1300 से 2600। ये देखिए सेकंड से थर्ड, ये 5D की है ना भाई, सॉरी ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सॉरी रियली सॉरी, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना। थर्ड और सेकंड ये वाली वो वाली कहानी है, ठीक है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये वाली कहानी है। आप देखिए अक्रॉस द पीरियड देखिए होनी क्या चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी ना, तो बढ़ भी रही है भाई। देखिए इधर 631 है, 56 है, देखिए फिर क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, फिर उससे क्या हो गई, बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, ठीक है ना, फिर बढ़ गई, आगे तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। आगे इधर कम हो गई, देखिए इरेगुलर सा बिहेवियर है, 345906 इरेगुलर सा बिहेवियर, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो इसके रीज़न तो मैंने आपको बताए थे भाई, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड द इरेगुलरिटी इतनी क्यों आ रही थी, बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड द बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड क्या बताया मैंने आपको, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी बताया, और क्या बताया मैंने आपको, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी, ये वाली चीज़, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा उधर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ देखिए, इधर मैंगनीज हो गया, इधर क्या हो गया, क्रोमियम हो गया। मैंगनीज का देखिए इधर 717 है, इधर 653 है, 53 भी देखिए। इधर देखिए कहानी देखिए जो हमने एक्सेप्शंस पढ़ी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम की देखिए, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द क्रोमियम, ये वाली देखिए 1592 और 1509, इसकी क्या है, कम है, इसकी क्या है, ज़्यादा है। इसकी ज़्यादा क्यों है, बिकॉज भाई ये वाली चीज़ तो मैंने आपको अभी बता दी थी, ठीक है ना। ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या 3D5 बन जाती है। तो इधर देखिए, इधर भी देखिए 1958, 1958 है ना भाई, है ना, 1958 लिखा हुआ है, 1958 देखिए, इधर 1734 है ना। तो देखिए इधर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की कहानी है, ये वाली चीज़। थर्ड वाली भी कंपैरिजन कर लीजिए, थर्ड वाला इधर क्या मैंगनीज का था ना, 3260, देखिए इससे क्या ज़्यादा है, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, जिंक का भी देख लीजिए भाई, जिंक का भी देख लीजिए। तो बस यही तो कहानी है भाई, देखिए जिंक का 3826, तो इधर क्या 3556। तो बस यही चीज़ है, टेबल को याद करना नहीं, बस मैंने आइडिया के लिए बताया कि ऐसा ऐसी चीज़ होती है। ओके, थैंक यू, इतना ही हम रखते हैं। तो यही चीज़ आप लोगों की कंप्लीट हो गई। तो कल और परसों हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। कल और परसों नहीं, अभी मंडे को हमारा लेक्चर आएगा, तो उधर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बिकॉज इधर इरेगुलरिटीज़ बड़ी हैं, तो ये पेपर में थोड़ा कम ही पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।